वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र प्रभा फिजिक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होता है जो कि क्लास 12 के फिजिक्स के लेक्चर्स होते हैं। तो रोज की तरह आज फिर से मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ और आज के लेक्चर का टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कल पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो एक बार हम लोग उस पर रिपीट कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, जैसे हम बोले कि ये एक आवेश ये है और एक ये आवेश ये है, तो ये एक यदि एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, तो 2l दूरी पर है। ठीक है, ये 2l दूरी पर है, तो ये अभी डाइपोल नहीं है, मतलब कि ये अभी वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। ये वैद्युत द्विध्रुव तब कहलाएंगे जब हम इनके आवेश का परिमाण बताएंगे। तो इनके पास आवेश का परिमाण क्या है, Q, और इनके पास आवेश का परिमाण क्या है, Q। अब समान परिमाण के तो दोनों आवेश हो गए और दोनों के दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, फिर भी अभी भी ये डाइपोल नहीं है, अभी भी ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव तभी कहलाएंगे जब हम इन पर जो आवेश है वो बताएंगे कि कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है कि माइनस आवेश है। ठीक है, तो यदि हम बोले कि ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो ये प्लस और माइनस आवेश मतलब आवेश कितना है, परिमाण कितना आवेश का, Q और Q। आवेश कौन कौन से हैं, ये है धन आवेश और ये क्या है, ऋण आवेश, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, बहुत ही अल्प दूरी पर। ठीक है, तब जाकर के ये इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर में, कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के बने निकाय को, इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि दो ध्रुव है और दोनों के दोनों क्या हैं, वैद्युत हैं, मतलब आवेश हैं, इसलिए इसका नाम कह दिया गया वैद्युत द्विध्रुव। आज हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, इसमें एक और चीज छूट गया था, ये 2l। ये 2l क्या होता है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई, कल भी मैं लिख चुका था कि 2l को क्या लिखते हैं, प्रभावी लंबाई। ठीक है, क्या है, प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग पहले पिछले कक्षा में बल आघूर्ण हम लोग पढ़े हैं, बल आघूर्ण। तो कुछ स्टेप से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बल आघूर्ण से ही। बल आघूर्ण होता क्या है, तो बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण किसको बोलते हैं, तो बल युग्म का आघूर्ण लिख लेते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म। तो बल युग्म आघूर्ण को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते थे, तो यदि समान परिमाण के दो बल, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, यदि हम बोल दिए ये बल F1 है, ये बल F2 है, दोनों समान परिमाण के हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एक दूसरे से के विपरीत हैं और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इनका बल आघूर्ण निकालते थे, राइट। उसी तो इनका बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता था कि इन दोनों बलों में से कोई एक बल, ऐसा कुछ निकाल दे क्या, इन दोनों बलों में से कोई एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लगभग दूरी, तो या हम बोल सकते हैं दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों की बीच की दूरी। तो हम लोग दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पिछले से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग हर एक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कूलाम के नियम को न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से रिलेट करके पढ़े, ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र से रिलेट करके पढ़े, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इस आघूर्ण का नाम है आघूर्ण। जैसे हम देखेंगे हमारे दिमाग में ये आएगा, हम बल आघूर्ण पढ़े हैं, और बल आघूर्ण क्या पढ़े हैं, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लगभग दूरी। ठीक इसी प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, एक आवेश सेम टू सेम लेंगे। यहां हम लोग क्या बल आघूर्ण क्या लेते हैं, एक बल, यहां क्या लेंगे हम, एक आवेश इनटू यहां क्या दोनों बलों के बीच की दूरी, यहां क्या लेंगे हम लोग, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों
के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो एक आवेश इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रभावी लंबाई। और ये जो इनका रिलेशन निकल करके आएगा उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, एक आवेश इंटू प्रभावी लंबाई। तो हम क्या इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस ध्रुव के एक आवेश तथा उनकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि एक आवेश इंटू उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बोल सकते हैं, या उस वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर, अब दोनों आवेश में से कोई एक आवेश, अब हमें ये बताना है, हमें क्या करना है, उसका केवल परिमाण बताना है। बताइए इसके पास कितना परिमाण है, Q, इस पर कितना परिमाण है, Q। हमें ये बताना है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, जी। हमें क्या बताना है, क्या कि इसमें परिमाण कितना है। तो यहाँ कितना परिमाण है, Q, यहाँ पे कितना परिमाण है, Q। हम यहाँ पे क्या लेंगे, Q इंटू प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई कितना होता है दोनों का, तो हम यहाँ प्रभावी लंबाई क्या लिए हैं, 2L, कहीं कहीं 2B होता है, कहीं कहीं 2A होता है, कहीं कहीं 2D होता है। एज ए जिस ऑर्डर से लोग पढ़ते हैं बुक्स वगैरह अलग अलग बुक्स में हम लोग L लिए हैं, तो यहाँ पे लेंगे तो Q इंटू क्या होता है, 2 इंटू L, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाए तो इसकी वैद्युत रेखा, वैद्युत जो क्षेत्र रेखा होती है किस पर जाएंगी, देखिए प्लस है तो प्लस से कहाँ जाएंगी, माइनस की ओर, प्लस से कहाँ जाएंगी, माइनस की ओर, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होती है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका हम लोग क्या कर दिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना सकते हैं। इस प्रकार, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, तो जैसा कि फॉर्मूला दिख रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के आवेश एवं प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है, सदिश राशि होती है तथा, अच्छा बताइए विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है, तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, सदैव प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस दिशा में गमन करती हैं वही हमें क्या प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती हैं, तो प्लस से निकलती हैं और कहां जाती हैं, माइनस तक। तो प्लस से निकलती है और माइनस पे जाती हैं। तो हम लोग बोले थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जैसे हम बोले कि हमारा क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये उसकी दिशा है। यदि हम इस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये तो ये कहां से निकला है, ये प्लस से निकला है ऐसे, ठीक है। तो ये प्लस से निकल क्या था, प्लस से बाहर की ओर होता है, ठीक है। प्लस से बाहर मतलब कहां पे जाएगा, ये माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की। हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ रहे थे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रभावी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं या विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर इसकी दिशा होती है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जस्ट उसके विपरीत होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, विपरीत, तथा इसकी दिशा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अभी क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस, तो इसकी क्या होगी, माइनस से प्लस। तो इसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से किधर होगा, धन आवेश की ओर।
और यदि हम इसका सदिश रूप निकालना चाहें तो सदिश रूप वेक्टर p बराबर क्या निकलेगा, q इंटू 2l। अब q भी क्या है, अदिश, और 2l भी क्या है, प्रभावी लंबाई। लंबाई क्या होता है, अदिश होता है। इस लोग क्या लिखेंगे इसको, ये वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2l इंटू वेक्टर p कैप, जहां p कैप क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एकांक सदिश। ठीक है, इसकी दिशा होगी उसकी क्या है, एकांक सदिश है। तो लोग पिछले लेक्चर यदि आप लोग देखे होंगे तो हम बताए हैं कि यदि सदिश राशि को सदिश राशि में बदलना है, हम किस प्रकार सदिश बदल सकते हैं। तो उस सदिश के साथ उस सदिश का क्या कर देंगे, एकांक सदिश का गुणा कर देंगे तो राशि क्या बन जाएगी, सदिश बन जाएगी। तो यहाँ पे ए भी अदिश है, ए भी अदिश है, तो इस सदिश बनाने में क्या करेंगे, जो राशि होगा क्या कर दिया हम लोग, एकांक सदिश का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना ये। अच्छा, मात्रक, इसका मात्रक देखिए, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो Q का मात्रक क्या होता है, तो Q का मात्रक होता है कूलाम, और L का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कूलाम मीटर। किसमें, एसआई पत्ती में। एसआई पत्ती में P का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। और सीजीएस पत्ती की बात करें तो हम लोग पढ़े हैं सीजीएस में Q का मात्रक क्या होता है, तो स्थैतिक कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीजीएस में यदि हम इसका मात्रक देखें तो क्या होगा, स्थैतिक कूलाम सेंटीमीटर, और एसआई में देखें तो क्या होगा अपना, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एसआई मात्रक। अच्छा, इसका डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशन मतलब क्या, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होगा, Q। आवेश का विमीय सूत्र हम लोग क्या देखते हैं, जानते हैं, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है A इंटू T, और L का विमीय सूत्र क्या होता है अपना, लंबाई का L ही होता है। तो इसका विमीय सूत्र लिखना चाहे P का तो क्या हो जाएगा, M0L_P। बहुत सरल है, विमीय सूत्र निकालना आप लोग को आता होगा, पिछले कक्षा में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो एक आध दिन में लेक्चर बनाऊंगा विमीय सूत्र के पे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या होगा, इसका विमीय सूत्र, क्योंकि Q का विमीय सूत्र पहले हम लोग पढ़े हैं आवेश में, क्या होता है, AT। L का क्या होता है, लंबाई। लंबाई का क्या होता है, लेंथ, और लेंथ को हम किससे दर्शाते हैं, L से, दैट इज L। ठीक है, अच्छा, Q को हम कैसे AT लिखते हैं, तो ये बता देता हूं। तो Q बराबर होता है क्या अपना, I इंटू T, राइट। धारा का फॉर्मूला ये होता है Q इक्वल टू I इंटू T। तो I का होता है एम्पियर, क्योंकि ये भी क्या है, एक मूल राशि है, और समय भी क्या होता है, एक मूल राशि। तो हमें विमीय सूत्र का रूल्स पता है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले उस व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलना होता है, और फिर उस मूल राशि का हम लोग जो होता है डायमेंशन उसको लिख देते हैं। तो I का होता है एम्पियर, और T का होता है टाइम, दैट इज T, दैट इज A इंटू T। और चूंकि हमें पता है कि कभी भी विमीय सूत्र को बिग ब्रैकेट में, मतलब बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, A इंटू T। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई थिंक सो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया, बहुत इजी टॉपिक है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अपना अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं किसके कारण, एक सिंगल आवेश के कारण। जैसे यदि ये कोई प्लस आवेश है तो इसको चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, यदि हम इस आवेश से कुछ दूरी पे निकाल देते हैं, r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो हम इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र होता है ज्ञात करने के लिए व्यंजक पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यदि वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करें तो वैद्युत द्विध्रुव बोलते ही किसको हैं, तो वह निकाय जिसमें समान परिमाण के दो विजातीय आवेश होते हैं। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। तो जब इस निकाय की हम आवेश की बात करते हैं तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, हम जब Q का मान जीरो कर दिए तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि हम किसी भी एक आवेश को कोई बिंदु लेते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, Q इंटू जीरो दैट इज जीरो। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव कारण, ठीक है, यदि समझ में आया तो हम सिर्फ बता देते हैं। देखिए क्या है, ये एक प्लस Q है, क्या है माइनस Q है। ये प्लस Q इसको बल अर्पित करेगा, ठीक है, ये माइनस Q इसके ऊपर क्या करेगा, बल अर्पित करेगा।
तो ये प्लस क्यू जो है इसके ऊपर जो बल आरोपित करता है, ठीक है, इसकी दिशा, और ये माइनस क्यू जो है इस पर जो बल आरोपित करेगा उसकी दिशा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे विपरीत, क्योंकि एक प्लस आवेश और क्या है माइनस आवेश है। किंतु चूंकि ये दोनों के दोनों परिमाण में क्या है समान है, तो जब परिमाण में समान है तो दोनों का बल का परिमाण में क्या होगा समान, किंतु दिशाएं क्या है विपरीत है। अतः इन दोनों के मध्य लगने वाला जो नेट बल होगा वो कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच जो बल लगेगा वो बल का मान क्या होगा, नेट बल का मान क्या होगा 0। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य लगने वाला बल का मान क्या होता है 0 होता है, शून्य होता है, किंतु किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है। और उसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो शून्य नहीं होगा। हाँ, बल शून्य हो सकता है किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं, दो स्थितियां लेते हैं। एक स्थिति का नाम होता है अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति, और एक का नाम होता है क्या निरक्षीय स्थिति, ठीक है। हम दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। एक स्थिति होता है अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो हम इन दोनों को बारी बारी से इन स्थितियों में देखेंगे कि कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है कि नहीं होती है। अच्छा, शून्य नहीं होती है तो कितना होता है, तो ये हमें क्या मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, और वो है क्या अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति। किसके कारण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किन स्थितियों में, तो पहला है अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि हम क्या लिखे हैं वैद्युत द्विध्रुव कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमें एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो क्या लेंगे, तो माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव किससे बना होगा, तो माइनस आवेश और प्लस आवेश से मिलकर बना होगा। हम लोग को पता है कि दो विजातीय समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उन्हें क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो हम इनका नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव, नाम देते हैं कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, चूंकि ये तो बना ही रहता है। और इनकी प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, प्रभावकारी लंबाई, तो यदि चाहें तो आप 2L लीजिए, 2A लीजिए, 2B लीजिए, क्योंकि हम 2L लेके चल रहे हैं तो क्या लेंगे 2L, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना कि AB कोई क्या है वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है और जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या दिया हुआ है 2L, ठीक है। तो इससे इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि मध्य बिंदु क्या है O है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है कोई बिंदु P है, ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके कारण, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है हमें, ठीक है, इस पर क्या करना है निकालना है। तो ये जो बिंदु कहलाएगा, ठीक है, यदि ये बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगा, ठीक है, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसके समांतर है, मतलब इसी के लिए हम एक यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचे, यहाँ पे ऐसे काल्पनिक रेखा खींचे तो ये बिंदु इस हमें काल्पनिक रेखा पे प्राप्त होगी, और इस हम काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव अक्ष भी बोला जाता है इस काल्पनिक रेखा को, ठीक है। तो यदि हमें कोई पूछा, यदि हमें डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, तो हम किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो। तो हम बढ़ाएंगे इस अक्ष को, तो इधर ही बढ़ाएंगे, और जब इस ये देखिए हमारा ये मान लेते हैं अक्ष है, अब इस अक्ष के लिए हम बढ़ाते हैं, हमें कहां मिल रहा है, ये बिंदु कहां मिल रहा है, ये बिंदु P जो है वो कहां मिल रहा है अपने को
ये बिंदु P अपने को अक्ष पे मिल रहा है, ठीक है। कौन सा अक्ष पे? तो यहां से यहां तक तो अक्ष है, अक्ष को जब बढ़ाते हैं तो ये बिंदु P हमें उस बढ़ाए गए अक्ष पे मिलता है। इसलिए हम ये डिफाइन करते हैं कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है? अक्षीय स्थिति। हमें इस बिंदु पे निकालना है। तो दोस्तों हमें पता है, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले हैं क्या? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले हैं कितना? एक बार इधर नोट कर लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि इनके बीच कोई माध्यम होगा तो K इंटू Q बाई आर स्क्वायर, जहां पे Q क्या है? जिस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, और ये R क्या है? उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसा लिखना है? माना कि ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम लोग को अब दोनों एक साथ दोनों आवेशों से विद्युत क्षेत्र का मान नहीं पता है, लेकिन हमें एक सिंगल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, 1/4 + एप्सिलॉन 0 के Q/r होता है। तो यदि इस बिंदु पे अब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग, पहले एक बार +q से निकालेंगे, एक बार -q से निकालेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं? +q के कारण +q के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माना कि +q के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है। क्या है? E1। अब बताइए कि इसकी दिशा क्या होगी E1 की? तो चूंकि ये प्लस के कारण है, हम लोग को पता है कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होता है बाहर की ओर, तो क्या हो जाएगा? बाहर की। ठीक है, तो +q आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, इन दोनों में यदि कोई माध्यम k है, q बाई क्या होगा? आर स्क्वायर हम यहाँ लेते थे। तो आर स्क्वायर इसलिए लेते थे क्योंकि ये कोई +q आवेश रहता था अपने पास, और यहाँ से r दूरी पर ये कोई बिंदु P था जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लेते थे हम लोग? r। बट यहाँ से हम ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखेंगे? कोई दूरी दिया है क्या? नहीं दिया, क्या लिखेंगे हम लोग? bp, क्योंकि यहाँ से bp है, bp स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी दिशा बताते हैं, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? OP के अनुदिश। अनुदिश, ठीक है, बस OP के अनुदिश लिखिए, वेक्टर OP के अनुदिश। ठीक है, तो ये अपना निकल गया वेक्टर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई bp स्क्वायर। इसी प्रकार से अच्छा, चूंकि bp को हम लोग क्या लिख सकते हैं? bp, अब तो देखिए हम क्या लिए हैं? ये मिडिल पॉइंट लिए है ना, ये मिडिल पॉइंट है। यहां से यहां तक की दूरी 2l है, यहां से यहां तक की दूरी 2l है। यदि हम इसे बीच में काट दें तो क्या बचेगा? यहां से यहां तक की दूरी क्या लेंगे? l, और यहां से यहां तक की दूरी क्या लेंगे? l, क्योंकि हम क्या किए हैं? इधर सेंटर पॉइंट पे काटे हैं। तो जब सेंटर पॉइंट पे काटेंगे तो इन दोनों, इनका पूरी दूरी थी 2l, इधर बीच से काट देंगे इनको मिड पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा? हम इसको मिड पॉइंट से दो भाग बांट दिए, दो भागों में बांट दिए, मतलब क्या हो जाएगा? 2l/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा? एक भाग का मान कितना हो जाएगा? l। तो इसका मान भी हो गया l, और इसका मान भी क्या हो गया? l। ठीक है, तो हम bp को क्या लिख सकते हैं? देखिए, हमें यहां से यहां तक की दूरी पता है, o से p तक की दूरी पता है, o से p तक की दूरी पता है,
और हमें O से B तक की भी दूरी पता है। तो यदि हम इस OP में से इस OB को माइनस कर दे, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा अपने को, करेक्ट मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे OP माइनस OB। इसलिए BP बराबर अपना क्या आ जाएगा, BP बराबर, तो BP बराबर OP दिया हुआ है क्या R, और O से B तक की दूरी क्या है L, ठीक है, R माइनस L। इस BP के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन BP कितना दिया हुआ है R माइनस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल गया, ये अपना निकला क्या, प्लस Q से कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक इसी प्रकार से क्या निकलेगा हम लोग, माइनस Q से कारण, माइनस आवेश कारण। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E2, यदि E2 लेते हैं तो अब तो देखिए E2 माइनस का लेना है, तो इस E2 से क्या होगी, हम लोग को पता है कि माइनस आवेश रहता है। यदि ये माइनस आवेश है तो ये क्षेत्र रेखाएं निकल जाती हैं माइनस आवेश की ओर, ठीक है। तो क्षेत्र में क्या होगी, प्लस से माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना E2, ठीक है। तो वेक्टर E2 कितना हो जाएगा, वही से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये तो कांस्टेंट होता है, Q बाई, अब माइनस Q से P की दूरी क्या दी होगा, माइनस Q से P की दूरी हमें पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे A फिर से चूंकि AP बराबर क्या आएगा, AP बराबर यहां से यहां तक दूरी, तो फिर से देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है क्या है OA दैट इज L, और यहां से यहां तक दूरी पता है दैट इज क्या OP R। हम क्या करेंगे AP बराबर OP प्लस OA, कितना लिखेंगे AP बराबर OP प्लस OA। अच्छा यहाँ हम लोग दिशा बताना भूल गए, तो भूल जाते हैं, तो दिशा क्या हो जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा OP के, क्योंकि OP ऐसे है और ये क्या है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो AP बराबर कितना आएगा OP प्लस OA, इसलिए AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर OP दिया हुआ है अपना R और OA दिया हुआ है L। तो अब क्या करेंगे हम, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, AP का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो AP का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, वेक्टर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई R प्लस L का क्या स्क्वायर। तो ये तो हम निकाले प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। क्या हमें प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, दोनों के कारण चाहिए, तो हमें दोनों के कारण चाहिए, ठीक है। हमें प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण एक साथ चाहिए बिंदु P पर। तो क्या लिखेंगे, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो, वेक्टर E हो, तो वेक्टर E बराबर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180, हम इसको लिखेंगे, क्यों 180 लिखेंगे थोड़ा देखिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो सदिश राशि ही पता है। अब E1 की दिशा क्या हो रही है इधर, E2 दिशा क्या हो रही है इधर, तो आप बताइए कि इनके बीच जो बनने वाला कोण होगा तो कितना बनेगा, इन दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण कितना हो रहा है 180। यदि इस दिशा में जाता तो क्या होता 0, बट ये इधर में जाकर क्या हो रहा है, इससे जस्ट विपरीत जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना 180 डिग्री, करेक्ट कितना होगा। अच्छा ये फॉर्मूला हम कैसे लिखे,
हम लोग को पता है कि यदि a एक सदिश है और ये एक b सदिश है और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक है, a एक सदिश है और b एक सदिश है, तो इनका परिणामी यदि क्या हो, r हो, तो वेक्टर r बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है क्या? तो हम भी यहाँ पे लगा दिए कि E1 और E2 का परिणामी E है, तो A की जगह E1, B की जगह E2, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा, थीटा का क्या निकालेंगे हम लोग 180, तो क्या लिखेंगे cos 180, ठीक है। तो वेक्टर E1 E बराबर क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 180 में कितना होता है दोस्तों, -1। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2E1 E2। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब ये फॉर्मूला हो गया क्या हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो E1 माइनस E2 का क्या, होल स्क्वायर। तो वेक्टर E कितना हो जाएगा, सो E1 माइनस E2, जहां E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे E1 और E2 का मान पुट कर देते हैं। E1 E2 मान पुट कर दीजिए, तो E बराबर अपना क्या निकल जाएगा, E1 दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q बाई R प्लस L का, ठीक है, कर लिख सकते हैं हम लोग। अब थोड़ा देखिए इसमें कॉमन कुछ निकलेगा क्या अपना, तो जो कॉमन निकला कॉमन निकाल दीजिए। तो हम अपना कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से, Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। जब ये पूरा निकल जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस r प्लस एल का स्क्वायर, ये बचेगा क्या, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन निकाल दो, बच गया 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो बोर्ड तो भर गया है। तो यदि आपको लोग उतारना होगा तो वीडियो को पॉज करके इधर का पोर्शन को उतार लीजिएगा, क्योंकि हम इधर बिठाने वाले हैं, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग आगे, तो वेक्टर E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर। सो एलसीएम इतना आ गया, तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा ये, तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ये उतना हो जाएगा, या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl बाई a माइनस बी a प्लस बी, दूसरा में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। कैसे आ गया ये, डायरेक्ट हम लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका होता है, a माइनस बी और a प्लस बी किसका होता है फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इनका भी स्क्वायर हो गया, रखेंगे लोग इसको और इसको, ठीक है। तो हम इतना लिख सकते हैं क्या, तो लिख दिया यहाँ पे। अब तो देखिए r से कैंसिल, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर E बराबर अपना तो 2r प्लस 2r कितना हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2r इंटू 2a लिख सकते हैं क्या, 2r, ठीक है, और 2 2 जा 4 जा 2 जा 4 r इंटू r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ठीक है। तो वेक्टर E बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2r इंटू
Q इंटू 2L। हम इसको यहाँ या 2L के साथ, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बनाना है ये, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा अपना 1/4πε0K 2R। और ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग Q इंटू 2L। जी हाँ पढ़े हैं, दैट इज P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये अपना क्या होता है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि उसके मिडिल पॉइंट से r दूरी पर होगा। तो अब चूंकि हमें यहाँ पता है कि ये बहुत ही अल्प दूरी पर होता है, अल्प दूरी पर मतलब l जो है वो बहुत छोटा है किससे, r से। यदि r से l बहुत ही छोटा हो जाए, मतलब l जो है वो r से बहुत छोटा है, तो हम क्या लिखते हैं, l इज लेसर देन r, इसलिए l इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। और हम जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अपना क्या रिजल्ट आएगा, देखिए थोड़ा सा, वेक्टर E बराबर आ जाएगा अपना 1/4πε0K 2P/r। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 0 पुट करके, तो आपको इतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये है क्या, अपना अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। यदि आप लोग को इसमें से कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसके रिगार्डिंग डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि चाहें तो हम फिर से आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं इसको। ठीक है, वीडियो देखने का आप लोग समझ में आ जाएगा, और उसके बाद यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था। कल फिर से हम एक नया टॉपिक आप लेकर के आपके सामने हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक दिन यहाँ पर आपको एक फिजिक्स का वीडियो मिलेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर दिस। गुड बाय, थैंक यू।